हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी कानपुर के एचपीसी को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं और उन सॉफ्टवेयर्स टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं। यदि आप आईआईटी कानपुर से एमटेक या पीएचडी कर रहे हैं और आपका थीसिस टॉपिक कंप्यूटेशनल नेचर का है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आप एचपीसी फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। So let's begin our discussion with a short introduction about HPC facility of IIT कानपुर। HPC फैसिलिटी IIT कानपुर में दो क्लस्टर्स हैं अवेलेबल यहाँ पर अभी, HPC 2010 और HPC 2013, और इसमें 781 नोड्स हैं। हर नोड में 20 कोर्स हैं और ये टोटल इस हिसाब से इसमें टोटल 17,980 कोर्स हैं और रफली 1 लाख GB ऑफ इसमें रैम है और ये इंटेल जियोन प्रोसेसर्स का यूज़ करता है। सो अब इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए हमें किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें एक HPC अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। HPC अकाउंट को खोलने के लिए आप HPC की वेबसाइट पर जा सकते हैं और HPC की वेबसाइट पर जा कर के आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट के ऑप्शन में जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी CC ID से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन HPC अकाउंट को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म का यूज़ करके आप अपना HPC अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपका एक बार HPC अकाउंट खुल जाता है उसके बाद में आपको HPC फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए दो टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वो सॉफ्टवेयर जो आप अपने टर्मिनल कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, दूसरे वो सॉफ्टवेयर जो आप अपने HPC अकाउंट में इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ करके आप अपने HPC अकाउंट को एक्सेस करते हैं। ये आपका अपना लैपटॉप हो सकता है या फिर आपका लैब का डेस्कटॉप हो सकता है। HPC भी एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह एक कंप्यूटर ही होता है, पर उसकी रैम और उसमें जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब आप अपना अकाउंट HPC में खुलवाते हो तो आपके नाम का एक यूज़र उस बड़े से कंप्यूटर में क्रिएट कर दिया जाता है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हम अपने लोकल कंप्यूटर में अपनी प्रॉब्लम को सेटअप करते हैं। उसके बाद में हमें कुछ फाइल्स को, जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती है सिमुलेशन करने के लिए या हमारे कैलकुलेशंस करने के लिए, हम उन फाइल्स को हमारे HPC में कॉपी करते हैं। वहाँ पर बाद में हम अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद में हमें वापस जो हमारा आउटपुट आता है, जो हमारे कोड का आउटपुट होता है, उसको हम HPC वाले यूज़र अकाउंट से या यूज़र डायरेक्टरी से हम अपने लोकल कंप्यूटर में वापस डाउनलोड करते हैं। इस सब में हमें दो दो प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहला, हमें अपने कंप्यूटर से HPC में फाइल्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है और वापस HPC से हमें अपने लोकल कंप्यूटर में फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है। दूसरा, हमें HPC कंप्यूटर को कुछ कमांड्स देनी होती है। तो इन दोनों कामों के लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है हमें। पहला है FTP सॉफ्टवेयर, जो कि हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं हमारे HPC और हमारे लोकल कंप्यूटर के बीच में। दूसरा SSH क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ करके हम अपने यूज़र को एक्सेस करते हैं HPC में और उसको हम रिक्वायर्ड कमांड्स देते हैं। तो FTP सॉफ्टवेयर के तौर पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मोस्ट कॉमनली WinSCP या फाइलज़िला का यूज़ किया जाता है। आप यदि विंडोज़ यूज़र हैं तो आप WinSCP का यूज़ कर सकते हैं और यदि आप लाइनक्स का यूज़ करते हैं तो आप फाइलज़िला का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। SSH क्लाइंट के लिए आप पुट्टी यूज़ कर सकते हैं, मोबा एक्सटर्म भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने अलग अलग एडवांटेज हैं। मोबा एक्सटर्म का एडवांटेज ये है कि वो एक्स सर्वर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने HPC अकाउंट में वो सॉफ्टवेयर्स रन करने की ज़रूरत होती है जिनका GUI आप अपने लोकल कंप्यूटर पे देखना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स सर्वर प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आप मोबा एक्सटर्म SSH क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं। और यदि ऐसा केस नहीं है, आपको अपने HPC ऐप को पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका यूज़ आप, जो कि आपके HPC में इंस्टॉल्ड है और उसकी GUI आप अपने लोकल कंप्यूटर पर देखना चाहते हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज़ नहीं करते हो, तो आप पुट्टी का यूज़ कर सकते हो। पुट्टी का एडवांटेज ये है कि ये WinSCP के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होता है।
इनको इंस्टॉल करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो पुट्टी को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में पुट्टी सर्च करें, उसके बाद में www.putty.org पर जाकर के यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली आप WinSCP को भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। जब आप WinSCP और पुट्टी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो पहले आप पुट्टी को इंस्टॉल करें, उसके बाद में WinSCP को इंस्टॉल करें। ऐसा करने से जब आप WinSCP को ओपन करेंगे तो वो अपने आप पुट्टी के इंस्टॉलेशन को डिटेक्ट कर लेगा और उसको आपको पुट्टी को WinSCP में इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने कंप्यूटर में पुट्टी और WinSCP को दोनों को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए मैं WinSCP को डायरेक्टली ओपन करता हूँ। जब आप WinSCP को पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और चूंकि मैं इसका काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरे सामने कई सारे ऑलरेडी लॉगिन साइट्स का ऑप्शन है, और परंतु आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि ये साइट्स नहीं आए। आपके कंप्यूटर में हो सकता है आपको सिर्फ ये 2 न्यू साइट और माई वर्कस्पेस का ही ऑप्शन मिले। आप इसमें से न्यू साइट पर जाएं। यदि आप 2013 HPC का यूज़ करना चाहते हो तो होस्ट नेम में hpc2013.hpc.iitka.ac.in को इंसर्ट करें। उसके बाद में पोर्ट नंबर में 22 डालें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंसर्टेड होना चाहिए। फाइल प्रोटोकॉल में आप SFTP डिफाइन करें, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूज़र नेम में आप अपना HPC का यूज़र ID डालें। उसके बाद पासवर्ड में भी आपका वही पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है वो डालें। उसके बाद आप इसको सेव चाहें तो सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। उसके बाद आप इसे लॉगिन पर क्लिक करें। चूँकि मैं भी इस IIT के HPC फैसिलिटी को IIT के इंट्रानेट में ना होकर के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये एरर आया है, होस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको HPC को एक्सेस करने के लिए IIT कानपुर के इंट्रानेट में होना ज़रूरी है। यदि आप बाहर से HPC को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको VPN का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए आप IIT कानपुर की वेबसाइट पर जाके Fortinet VPN क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसका यूज़ करके अभी अपने आप को IIT कानपुर के इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। सिंस ओके, तो एक बार जब आप Fortinet VPN के थ्रू आप VPN टनल से अपने IIT कानपुर के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप रिकनेक्ट करते हैं तो आप HPC अकाउंट का होम फोल्डर खुल जाता है। तो आप देख सकते हो ये आपका HPC कंप्यूटर के आपके होम फोल्डर में आपकी अपनी यूज़र डायरेक्टरी बनी हुई है। मेरे केस में ये मेरे नाम से शो हो रही है। तो ये आपका जो राइट साइड का पेन है, ये राइट साइड की विंडो में आपको अपने HPC के अंदर की फाइल स्ट्रक्चर्स, फाइल डायरेक्टरीज दिखेंगी। ये आपका लेफ्ट साइड में जो विंडो है, यहाँ पर आपको अपने लोकल कंप्यूटर की फाइल दिखेगी। हम इन दोनों विंडोज़ का यूज़ करके दोनों कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स का एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यदि ये log.lamps फाइल को अपने, जो कि मेरे भी लोकल कंप्यूटर में है, इसको मुझे अपने HPC के यूज़र अकाउंट में अपलोड करना है, तो मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपलोड कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे यदि getpip.py को मुझे अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करना है HPC से, तो वापस मैं इसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब आपको अपने HPC कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको पुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पुट्टी को आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टार्ट मेनू में जाकर के पुट्टी टाइप करके यहाँ से भी आप पुट्टी को ओपन कर सकते हैं। पर यदि आपने पहले पुट्टी को इंस्टॉल किया है, उसके बाद में आपने WinSCP को इंस्टॉल किया है, तो आप WinSCP को पुट्टी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप पुट्टी को डायरेक्टली आप इस बटन का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। एक बार
जब आपका ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में आप यहाँ से पुट्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने पूरे HPC अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी जैसे मैं होम फोल्डर में हूँ, मुझे यहाँ की लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी देखनी है, तो मैं ls कमांड का यूज़ करके ये सारी डायरेक्टरी को यहाँ पे देख सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हम अभी सेम फोल्डर में हैं। उसके बाद में आपको अपने जॉब को सबमिट करने के लिए, उस जॉब को डिलीट करने के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम उन कमांड्स को देखेंगे कि वो कमांड्स कौन कौन सी है जिनका हमें अपने जॉब को सबमिट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हमें अपने HPC अकाउंट में भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला है एक MPI सॉफ्टवेयर। हमें एक MPI इम्प्लीमेंटेशन की इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैसेज पासिंग इंटरफेस। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट इंस्टॉलेशन होती है OpenMPI की। तो अल्दो इनकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करने से परफॉर्मेंस हमें अलग अलग मिलती है, बट सबसे सिंपलेस्ट इंस्टॉलेशन है OpenMPI की, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। OpenMPI को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने HPC अकाउंट में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको एक डिफरेंट प्रोसीजर है, पर एक बार जब आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हो, एक MPI सॉफ्टवेयर और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो उसके बाद में आपको जॉब सबमिट करने के लिए आपको कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम इन सब कमांड्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें IIT कानपुर के HPC के कुछ क्यू है उनके बारे में जानना होगा। तो आप HPC एक लार्ज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जिसके रिसोर्सेज काफ़ी सारे यूजर्स के बीच में शेयर होते हैं। तो इसके एफिशिएंट यूज के लिए इसमें PBS जॉब शेड्यूलर का यूज किया जाता है, पोर्टेबल बैच सिस्टम। PBS जॉब शेड्यूलर ये इंश्योर करता है कि इसके रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग कोर्स और मेमोरी सभी यूजर्स के बीच में एक फेयर और एफिशिएंट वे में डिस्ट्रीब्यूट हों। इसके लिए HPC के सारे रिसोर्सेज, कोर्स और मेमोरी को 8 अलग अलग क्यू में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर HPC 2013 में टोटल 781 नोड्स हैं। उन 781 नोड्स को इन 8 क्यू में डिवाइड किया गया है। इनके नाम है वर्क क्यू, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हाइपर थ्रेड, हाई मेमोरी, मिनी और टेस्ट। ये क्यू एक तरह से HPC यूजर्स की फिजिकल क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। HPC 2013 में टोटल 781 नोड्स हैं। उन सब नोड्स को इन अलग अलग क्यू में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मिनी में 32 नोड्स दिए गए हैं। इफ वी कंसिडर कि हर यूजर 2 नोड्स को यूज करता है, तो टोटल एक बार में ओनली 16 यूजर्स मिनी क्यू में अपना जॉब रन कर सकते हैं। यदि हमारे इसमें 20 यूजर्स हैं जो इस मिनी में अपना जॉब रन करना चाहते हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट 16 यूजर्स होंगे वो अपना जॉब रन करेंगे और बचे हुए 4 यूजर्स को वेट करना होगा जब तक कि उनका उसमें स्लॉट वैकेट नहीं हो जाए। HPC एक काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यूज करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का यूज करता है। जो 16 यूजर पहले आएंगे वो अपना जॉब इसमें पहले रन करना शुरू कर देंगे। उनके बाद में यदि कोई यूजर आता है तो उनको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि उनके लिए रिक्वायर्ड प्रोसेसर्स या रिक्वायर्ड नोड्स वेकेट या अवेलेबल नहीं हो जाते हैं। ये इस कॉलम में डिफरेंट क्यूज के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर इस कॉलम में उनका मैक्सिमम वॉल टाइम दिया गया है। वॉल टाइम वो मैक्सिमम टाइम है जिसमें कि आप अपना जॉब रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आप अपना जॉब लार्ज क्यू में सबमिट करते हैं तो आप अपना जॉब मैक्सिमम 3 दिन तक ही रन कर पाओगे, और यदि आप अपना जॉब मीडियम क्यू में सबमिट करते हो तो आप अपना जॉब मैक्सिमम 4 डेज तक रन कर पाओगे। यदि आपका जो आपने प्रोग्राम रन किया है वो 4 दिन के अंदर पूरा हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट यदि आपका प्रोग्राम 4 दिन में अपना काम पूरा नहीं कर पाता, अपना कैलकुलेशंस कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो PBS जॉब शेड्यूलर उसको बीच में इंटरप्ट कर देगा और उस आपके जॉब को बंद कर देगा, और आपके जिन कोर्स का आप यूज़ कर रहे थे, जिन नोड्स का आप यूज़ कर रहे थे, वो नोड्स किसी दूसरे यूज़र को दे देगा जो पहले क्यू में वेट कर रहा था।
और इसके बाद में ये मैक्सिमम जॉब्स रन साइमल्टेनियसली। सो HPC जॉब स्केड्यूलर इस बात को भी लिमिट करता है कि हर यूजर एक बार में इन क्यू में मैक्सिमम कितने जॉब रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप स्मॉल में 3 जॉब आप एक साथ रन कर सकते हो और एक जॉब सबमिट कर सकते हो जो कि क्यू में रहेगा। आप एक बार में 4 से ज़्यादा जॉब सबमिट नहीं कर सकते। और सिमिलरली मीडियम में भी आप एक बार में आप 3 रनिंग जॉब सबमिट कर सकते हो और एक वेटिंग जो कि क्यू में वेट कर सकता है। और लार्ज में आप एक बार में 2 रनिंग जॉब सबमिट कर सकते हो और एक क्यू में वेटिंग जॉब रन कर सकते हो। उसके बाद में मिनिमम कोर्स हैं। तो ये मिनिमम कोर्स हैं, ये जो मिनिमम नोड्स के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। हर एक नोड में 20 कोर्स हैं। यदि आपको यहाँ पर ये एक नोड दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको 20 कोर्स का आप यूज करते हो। सो यदि आप स्मॉल क्यू में अपना जॉब सबमिट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम कम से कम एक नोड तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 20 कोर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको मैक्सिमम आप 2 नोड रिक्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप मैक्सिमम 40 प्रोसेसर्स का यूज कर सकते हो यदि आप स्मॉल क्यू में अपना जॉब सबमिट कर रहे हो। सिमिलरली आप यदि मीडियम में अपना जॉब सबमिट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको 2 नोड यानी कि 40 कोर्स मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 6 नोड यानी कि 120 कोर्स मिलेंगे। सिमिलरली लार्ज में आपको मिनिमम कोर्स 120 है और मैक्सिमम कोर्स 640 है। मिनी में आपको मिनिमम कोर 20 है और मैक्सिमम कोर 40 है, पर इसका जो वॉल टाइम है, मैक्सिमम वॉल टाइम है वो 2 दिन का है, 2 घंटे का है। मिनी क्यू में हम जॉब तब सबमिट करते हैं जब हमें हमारा कोड को टेस्ट करना हो कि वो प्रॉपरली रन होगा या नहीं होगा। और लार्ज, मीडियम और स्मॉल का हम एक्चुअल में फिजिकल हमारे प्रोडक्शन रन को रन करने के लिए यूज कर लेते हैं। HPC में अपना जॉब रन करने के लिए हम इनमें से किसी एक क्यू में हम अपना जॉब PBS जॉब स्क्रिप्ट की हेल्प से जॉब सबमिट करते हैं। PBS जॉब स्क्रिप्ट एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम अपने जॉब की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। जो जॉब हमें HPC पे रन करना है, जिस जॉब को HPC पे रन करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, लाइक कि हमें कितना वॉल टाइम चाहिए, हमें इसमें कितने प्रोसेसर्स या कितने कोर्स चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए और हमें उसमें कौन सा प्रोग्राम रन करना है, इन सब की डिटेल्स इस फाइल में होती है। उसे हम PBS जॉब स्क्रिप्ट कहते हैं। ये PBS जॉब स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से दिखती है। एक सैम्पल PBS जॉब स्क्रिप्ट है। ये PBS जॉब स्क्रिप्ट इस लाइन से शुरू होती है। इट्स ए नॉर्मल बैश स्क्रिप्ट बट विद सम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। और इसमें ये हमारी जो जॉब स्क्रिप्ट है ये कुछ उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं। यहाँ पर PBS -n वाटर में ये उस आपकी जॉब स्क्रिप्ट का नाम है। ये PBS-Q मिनी, ये यहाँ पर हम उस क्यू का नाम बताते हैं जो कि हमें जिस क्यू में हमारा जॉब सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल, हमें यदि मिनी में अपना जॉब सबमिट करना है तब हम यहाँ पर मिनी लिखेंगे, और यदि हमें यहाँ पे मीडियम या लार्ज में से किसी में जॉब सबमिट करना है तब यहाँ पर लार्ज या मीडियम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम हमारा रिक्वेस्टेड वॉल टाइम बताते हैं कि हमें हमारा जॉब मैक्सिमम कितनी देर के लिए रन करना है। यहाँ पे 2 का मतलब है 2 घंटे, 2 आवर्स। उसके बाद में हम सेलेक्ट का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि हमें कितने नोड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर 2 नोड्स चाहिए और हर नोड पर हमें 20 कोर्स चाहिए। हर नोड पर हमें 2 MPI प्रोसेसेस चाहिए। तो इसमें हमें जितने भी नोड चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और ये HPC 2013 का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको 20 ही रहने देना है और हमें इसको भी 20 ही रहने देना है। फॉर एग्जांपल, यदि आप लार्ज में जॉब सबमिट कर रहे हैं तब आप इस सेलेक्ट को 6 कर सकते हैं, इसको 96 कर सकते हैं। और इस पूरे हमारे जॉब को रन करने पे जो एक आउटपुट आएगा वो आउटपुट इस out1.txt में जाएगा। यहाँ पे भी आप दूसरा नाम देना चाहते हैं अपने आउटपुट फाइल का तो वो नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इस cd चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करके हम हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में आते हैं। तो ये एक PBS काइंड ऑफ एक वेरिएबल है। इससे आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो
चेंज हो जाती है उस डायरेक्टरी से जहाँ पर आपकी पीबीएस फाइल, आप टेक्स्ट फाइल सेव करते हो। उसके बाद में इस लाइन में हमने डिटेल्स प्रोवाइड करी है कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना है। तो हम यहाँ पर MPI रन, उस MPI इम्प्लीमेंटेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है, और उसके बाद में NP आर्ग्यूमेंट से हमें कितने नंबर ऑफ कोर्स में हमें ये प्रोग्राम रन करना है उसको स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम उस सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेंशन करते हैं जो हमें एक्चुअल में रन करनी है। फॉर एग्जांपल, मुझे यदि लैम्प्स को रन करना है और उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम lmp_mpi है, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये जितने भी आगे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर की के आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर ये in.txt उसकी इनपुट फाइल है जो ये lmp_mpi जब रन होगा तब लेगा, और ये out.txt एक फाइल है जो ये अपने lmp_mpi जब रन होगा तो अपना आउटपुट इस फाइल में देगा। एक बार यदि ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कंपाइल कर ली है तो उसके बाद में हम इन सारी इंफॉर्मेशन को एक नोटपैड फाइल में सेव कर लेते हैं और उसको हम अपने HPC में एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो मैंने इस सारी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी अपने HPC में इस mini_pbs_script.job नाम से इस फाइल में सेव कर रखा है। इसको हम देखना चाहें इसकी इंफॉर्मेशन को तो इसको खोल के देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली वही फाइल है। और हाँ, पीबीएस स्क्रिप्ट में हैश से आप कुछ भी लाइन स्टार्ट होती है तो उसका मतलब होता है वो कमेंट। ये एक एक्सेप्शन इसका है कि हैश पीबीएस को जो से स्टार्ट होने वाले लाइन्स को कमेंट नहीं माना जाता। इसके अलावा हैश से बिगिन होने वाली सभी लाइनों को कमेंट माना जाता है, और बैश उसको रन होते टाइम इग्नोर कर देता है। एक बार जब हमारे पास ये फाइल रेडी है तब इस जॉब को रन करने की रिक्वेस्ट HPC में पुट्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से सबमिट करेंगे। तो पुट्टी को ओपन करने के लिए हम WinSCP के इस आइकन का यूज़ करेंगे और इस आइकन पर क्लिक करके हम पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। एक बार जब ये पुट्टी रन हो जाता है तब हम यहाँ पर अपने जॉब को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब को सबमिट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कमांड्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली हम इन कुछ कमांड्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो पहली कमांड है qsub। इस कमांड का हम यूज़ करते हैं हमारे जॉब को सबमिट करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड है qstate। ये qstate कमांड हम 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, -u, -i, -r। इन सब का अलग अलग यूज़ है, वो हम अभी पुट्टी में जाकर के देखेंगे। उसके बाद में यदि हमको हमारे जॉब को डिलीट करना हो तब हम qdel कमांड का यूज़ करते हैं। जॉब को यदि होल्ड करना हो या रिलीज करना हो तब हम इन दोनों कमांड का यूज़ करते हैं। यदि हमें हमारी जॉब को उसमें प्रायोरिटी को एक्सचेंज करना है, दो अलग अलग जॉब की पोजीशन को स्वैप करना है, तब हम qorder कमांड का यूज़ करते हैं। सॉरी, ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, स्मॉल में ही होना चाहिए। अब हम वन बाय वन इन सभी कमांड्स को पुट्टी में यूज़ करके देखेंगे कि इनका यूज़ पुट्टी में कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव टू पुट्टी। सबसे पहले हमें पुट्टी की करंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी होगी और हमें उस डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पर हमने हमारी जॉब स्क्रिप्ट फाइल सेव की है। इस केस में मैंने अपनी जॉब स्क्रिप्ट फाइल mini_pbs_script.job को मेरे यूजर फोल्डर में, होम फोल्डर में, बल्क विस्कोसिटी नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर run_mini नाम से एक फोल्डर में मैंने इसे सेव किया है। सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाता हूँ। cd। तो अब इस फोल्डर में आ गए हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर वही फाइल्स लिस्टेड है जो यहाँ भी लिस्टेड है। तो हमारी जो जॉब स्क्रिप्ट फाइल है mini_pbs_script.job वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब हम इसको qsub कमांड से हम इसको सबमिट करेंगे। तो वो करने से पहले हम इसका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए हम इसकी सेटिंग चेंज करके फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं और इसको मैं 16 कर देता हूँ। ओके। तो अब हम qsub कमांड का यूज़ करके इस जॉब को सबमिट करेंगे। इसके लिए हम qsub कमांड लिखेंगे, उसके आगे इस जॉब स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे। इससे हमारा जॉब सबमिट हो गया है और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जॉब नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड सबमिट ए जॉब इन हाइपरथ्रेड क्यू। इसके लिए
रिक्वायर्ड जॉब स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है और वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से अपने लोकल कंप्यूटर से मेरे HPC अकाउंट में अपलोड कर देता हूँ। हमारी hyperthread underscore pbs underscore script dot job फाइल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इसको हम एडिट करके ओपन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैंने इस जॉब का नाम टेस्ट अंडरस्कोर 2 दिया है। सिंस इस बार जॉब हम हाइपरथ्रेड क्यू में सबमिट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मिनी की जगह हाइपरथ्रेड लिखा है। वॉल टाइम मैंने 72 आवर्स रिक्वेस्ट किया है। हाइपरथ्रेड क्यू में हमें पर नोड 40 कोर्स मिलते हैं और हम मैक्सिमम 2 नोड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी जॉब स्क्रिप्ट में टोटल 2 नोड सेलेक्ट किए हैं और पर नोड मैंने 40 कोर्स स्पेसिफाई किए हैं। यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ कोर्स स्पेसिफाई करते हैं। चूंकि हमने 2 नोड्स लिए हैं और पर नोड 40 कोर्स अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ कोर्स 80 स्पेसिफाई किए हैं। अब हम इस जॉब को क्यू सब कमांड की हेल्प से सबमिट करेंगे। यहाँ पर हमारा जॉब फिर से सबमिट हो गया है और हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग जॉब नंबर मिल गया है। किसी भी सबमिटेड जॉब की जॉब स्टेटस को चेक करने के लिए हम क्यू स्टेट कमांड का यूज करते हैं। क्यू स्टेट कमांड को हम यूजुअली 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ में यूज करते हैं, -u, -i और -r। सबसे पहले हम -i का यूज करते हैं, क्यू स्टेट -i, और इसके बाद में हम उस क्यू का नाम डालेंगे। यहाँ पर हमें उन जॉब्स की लिस्ट मिलती है जो इस क्यू में सबमिट किए गए हैं और अभी तक रन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद में क्यू स्टेट -r और उस क्यू का नाम। इस कमांड से हमें उन जॉब्स की लिस्ट मिलती है जो इस हाइपरथ्रेड क्यू में सबमिट किए गए हैं और वो ऑलरेडी रन होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइपरथ्रेड क्यू में टोटल 16 नोड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर उन सभी नोड्स का ऑलरेडी यूज हो रहा है। इसलिए हमारे सबमिटेड जॉब को रिसोर्सेज के अवेलेबल होने तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इनमें से कोई भी जॉब कंप्लीट होगा तो उस जॉब के कंप्लीट होने से फ्री हुए नोड्स को इस लिस्ट में से क्यू में लगे हुए जॉब्स में से जो सबसे ऊपर जॉब है उसको ये नोड्स असाइन कर दिए जाएंगे और इससे यह जॉब इस लिस्ट से निकलकर रनिंग जॉब्स की लिस्ट में आ जाएगा। इससे इस जॉब के नीचे के सभी जॉब एक पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह हमारा सबमिट किया हुआ जॉब इस लिस्ट में ग्रेजुअली ऊपर की ओर मूव करता रहेगा और इवेंचुअली रनिंग जॉब्स की लिस्ट में आ जाएगा। फॉर सम रीजन यदि आप अपने जॉब को सबमिट करने के बाद इमीडिएटली रन नहीं करना चाहते हैं तो उसको क्यू होल्ड कमांड की हेल्प से होल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्यू होल्ड लिखना होगा और उसके बाद में उस जॉब का जॉब नंबर स्पेसिफाई करना होगा। इस तरह से हमारा जॉब हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जॉब की स्टेटस क्यू से होल्ड हो चुकी है। अब हम यदि वापस से इस जॉब को रन करना चाहते हैं तो हम क्यू रिलीज कमांड की हेल्प से इस जॉब को रिलीज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें QRLS लिख करके इस जॉब का जॉब नंबर आगे स्पेसिफाई करना होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जॉब की स्टेटस वापस से होल्ड से क्यू हो गई है। अब हम इसी हाइपरथ्रेड क्यू में एक और जॉब सबमिट करते हैं। इसके लिए हमें हमारी जॉब स्क्रिप्ट में जाकर के हमारे जॉब का नाम चेंज कर देना चाहिए ताकि सबमिट करने के बाद में हम हमारे जॉब को आइडेंटिफाई कर पाएं। इसलिए मैं यहाँ पे नई जॉब का नाम test_3 कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद में वापस से हम क्यू सब कमांड की हेल्प से इस जॉब को सबमिट करेंगे। अब हम यदि हमारे जॉब की स्टेटस को चेक करते हैं तो हम देखें हमारे दोनों जॉब्स test_2 और test_3 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब फॉर सम रीजन आप यदि ये चाहते हो कि आपका test_3 test_2 से पहले रन हो तो आप इन दोनों की इस क्यू में
पोजीशन स्वैप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्यू ऑर्डर कमांड का यूज़ करना होगा। इसमें सबसे पहले वन ऑफ द जॉब का जॉब नंबर स्पेसिफाई करें, उसके बाद में स्पेस दे करके दूसरे जॉब का जॉब नंबर स्पेसिफाई करें। अब हम यदि हमारे जॉब्स की स्टेटस को फिर से चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जॉब जो कि test_2 ऊपर था, test_3 नीचे था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि test_2 नीचे आ गया है जबकि test_3 ऊपर आ गया है। यदि हम हमारे सबमिट किए हुए किसी भी जॉब को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको qdel कमांड का यूज करके डिलीट भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर हमारे test_2 को डिलीट करना चाहूँ तो qdel लिख करके इसके आगे उसका जॉब नंबर स्पेसिफाई करूँगा और उसके बाद में अब मैं यदि इस जॉब की जॉब स्टेटस को चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा test_2 जॉब डिलीट हो गया है। फाइनली आप अपने यूजर अकाउंट में सबमिट किए हुए सभी जॉब्स की स्टेटस को qstate-u आपका यूजर नेम कमांड की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। Lastly, before concluding this video, I would like to talk about Scratch file system. HPC पर हमारे जॉब को रन करते समय जो भी आउटपुट डेटा जनरेट होता है उसे हम हमारे होम डायरेक्टरी के बजाय स्क्रैच में भी राइट करवा सकते हैं। स्क्रैच में राइट करवाने का एडवांटेज यह होता है कि इसमें डेटा राइट होने की स्पीड होम डायरेक्टरी से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है। स्क्रैच में डाटा राइट करवाने के लिए आप अपने स्क्रिप्ट में इस लाइन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्क्रैच एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत पड़ने पर कभी भी इसे डिलीट कर सकता है। इसलिए यदि आप स्क्रैच का यूज करते हैं तो जॉब कंप्लीट होते ही अपना डाटा स्क्रैच से होम फोल्डर में ट्रांसफर कर लें। I will highly recommend you to read this document completely, which is some very underdone instructions for HPC 2013. For more information, you can contact to Computer Center IIT Kanpur.